हेलो 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 हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल? बेटा अगर साउंड परफेक्ट है तो एक बार थोड़ा बताओ थम से। बेटा साउंड अगर परफेक्ट है तो एक बार थम से बताओ बस। रैंक देख के डरना नहीं है बेटा। क्या लिख रहे हो तुम? एनी फेयर जब आप लोग रैंक देख के, कोई नहीं मैं तुम्हें समझाता हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको। ओके सब कुछ ओके है ना? प्रियांशु कुमार ओके ठीक है। रोशन ओके ठीक है। मोहित ओके। शिबू ओके। संजय ओके। ओके बेटा सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है सभी को सुप्रभात। ठीक है तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, टेंशन मत लेकर के आओ। ठीक है फ्यूचर में क्या होने वाला है पहले से प्रिडिक्ट करके आज टेंशन ले लोगे तो वो नहीं कर पाओगे जो तुम कर सकते हो। ठीक है तो मैं समझाता हूं अभी मैं, एक मिनट रुको। हाँ देखो इस बार ये तो फैक्ट है बिल्कुल, जो एविडेंस मिले हैं उससे पेपर लीक हुआ है। ठीक है और थोड़ा बहुत नहीं अच्छे से लीक हुआ है। ठीक है बस अब ये है कि नेक्स्ट ईयर ऐसा ना हो, नेक्स्ट ईयर ऐसा ना हो तो इतना तगड़े तरीके से ट्विटर और इन जितनी भी चीजें होती हैं, मैं जानता हूं एक आम बच्चा इनसे बहुत दूर है। ठीक है अगर वो नहीं पढ़ा होता तो क्या था। ठीक है बट हाँ लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर ऐसा हो कि एनटीए पेपर ना बनाए, क्योंकि एनटीए नो डाउट बहुत गड़बड़ कर रहा है। ठीक है बहुत गड़बड़ कर रहा है और ये पेपर बने एनएमसी के थ्रू। अगर पेपर एनएमसी के थ्रू बनेगा तो मैं सच कह रहा हूं पेपर बहुत अच्छा होगा, स्टैंडर्ड होगा, इजी मीडियम हार्ड में क्वेश्चन डिवाइड होंगे। वहां जो कट ऑफ जाती है वो 600 के आसपास जाएगी। ठीक है जो एक्चुअल में जेन्युइन डेटा है। ठीक है 720 में से 720 रेयरली एक आध किसी बच्चे के आते हैं। ठीक है जो हर साल आते थे उस तरीके का होगा तो, पर ऐसा हो सकता है। ठीक है ऐसा हो सकता है तो, क्योंकि इस बार इतना ज्यादा बवाल हुआ है, इस बवाल की वजह से नेक्स्ट ईयर चीजें हो सकता है सही हो। तो मैं चाह रहा हूं बवाल और हो, इतने लेवल पर हो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहां तक कि मिनिस्ट्री, सबको पता चले कि यार जो हुआ है लाखों बच्चों के भविष्य के संग जो भी किया है इन्होंने गलत किया है। तो उसके लिए सब लोग मिलके बेटा कर ही रहे हैं। ठीक है तो आप पहले टेंशन मत लो। ठीक है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है फ्यूचर के बारे में अभी से प्रेडिक्ट करोगे तो टेंशन ही टेंशन मिलेगी। पहली बात रैंक जो इस बार आई है वो मतलब बड़े पैमाने पर जो पेपर लीक हुआ है उसकी वजह से है। ठीक है आप समझो मेरी बात, क्योंकि जो एविडेंस मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि हाँ गड़बड़ चीजें हुई हैं, चीजें गड़बड़ तो हुई हैं। अब किस लेवल पर हुई हैं, कैसे हुई हैं, ठीक है समझ रहे हो ना। हाँ तो बेटा चीजें हैं तो इसलिए पहले तो मतलब ऐसा कोशिश करो कि अब नेक्स्ट ईयर 25 में ऐसा कोई सोच के भी ना कर पाए, चाहे कोई भी वो एजेंसी हो। ठीक है मुझे लग रहा है कि अगर एनएमसी कराएगी पेपर तो बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है स्टैंडर्ड लेवल होगा। ठीक है जहां असर्शन रीजन भी खूब अच्छे से होंगे। ठीक है ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे जैसे पुराने टाइम पर आते थे पेपर। इजी मीडियम हार्ड में डिवाइड होगा और तरीका भी यही है यार कि पेपर में इजी कुछ परसेंट इजी का होता है, कुछ ठीक है मीडियम का होता है, कुछ हार्ड का होता है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये बड़ा मतलब अनबैलेंस्ड पेपर था, इजी था, टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है उसके बाद भी जो लीक हुआ है ना उसकी वजह से मामला बिगड़ा है। और जो लास्ट टाइम पे जो मार्क्स दिए गए हैं ना, ठीक है नॉर्मलाइजेशन के लिए, उसने भी गड़बड़ किया है। तो मैं बस कहूंगा एकदम देखो कूल रहो। तुम्हारी कमेंट देखता हूं ना तो मुझे लगता है तुम कहीं ना कहीं मतलब है यार गलत तो नहीं है कि बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है उसके बाद ये चीजें दिख रहा है 650 पे भी कुछ नहीं मिल रहा। सर ऐसे तो क्या हो पाएगा, क्या हम कर पाएंगे, क्या हमें करना चाहिए? समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ यार चीजें गड़बड़ हुई हैं। ठीक है अनएक्सपेक्टेड है, पर मेरी बस यही है इच्छा यार नेक्स्ट ईयर या आगे ऐसी चीजें ना हो। ठीक है चीजें सही रहें तो उसके लिए नो डाउट जो भी है सब लोग कर रहे हैं। ठीक है पर आप अपना ये है कि अगर बाई चांस 1% रीनीट हो गया, ठीक है तो अपनी तैयारी भी ठीक रखो।
ठीक है, जिन लोग दिया है, जिन लोगों ने नीट, 1% चांस है, फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट नहीं करते। ये तो बहुत बड़े पैमाने पे बच्चे केस दायर करें, बड़े पैमाने पर, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसकी सुनवाई हो, और वो मतलब वो भी मतलब समझ रहे हो, चीज़ें सब ऐसी हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत खर्चा होता है एक बार पेपर, एक पेपर कराने में पूरी साल तैयारी होती है तब पेपर हो पाता है, ठीक है, उसमें ऐसे लोग गड़बड़ कर देते हैं। पर इतना जरूर हो कि यार जो लोग जिन्होंने भी गड़बड़ की है उसकी इंक्वायरी हो और उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो, जिससे आगे से कभी किसी बच्चों के भविष्य के संग गड़बड़ ना हो, बस ये बहुत जरूरी है। हाँ मुझे पता है बेटा, ठीक है, बिल्कुल बेटा, यूपी, बिहार और दिल्ली में 650 से नीचे बड़ी दिक्कत है एमबीबीएस मिलने में, जीएमसी मिलने में, नो डाउट, ठीक है, दिक्कत है, मैं मान रहा हूं, ठीक है, क्योंकि स्टेट वाली कट ऑफ जो आएगी उसमें भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, आएगा अंतर, पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। 650 पर बच्चे की जो रैंक बन रही है ना, वो 27,000 बन रही है, 27,000 28,000 के बीच में 650 मार्क्स आने पर। अब सोचो 27,000 28,000 के बीच में रैंक बन रही है 650 मार्क्स आने पर, यार समझ गया ना मेरी बात। तो अब मैं दिल्ली की बात करता हूं, दिल्ली का बच्चा है तो कितनी रैंक नीचे कट ऑफ हो जाएगी स्टेट पीएमटी से, ठीक है। तो बस वही है, चीजें बड़ा अजीब सी चीजें हैं, अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, बट यही है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम ना कर पाए, ठीक है, उसकी मुहिम है, ठीक है। बट ऐसा टेंशन को, ये चीज किसी कारण से हुई है, हर साल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो एकदम कॉन्फिडेंट रहे, बट अपनी तैयारी अच्छी रखें, तो पेपर हो सकता है टिल्ट हो जाए, थोड़ा सा टाइट आ जाए थोड़ा सा, तो अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़ना, ठीक है। इस बार जो बवाल हुआ है उसकी वजह से पेपर पर असर पड़ सकता है नेक्स्ट ईयर, तो कोई तैयारी मत छोड़ना, हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइट आ जाए, पर हाँ तैयारी करते रहोगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी, कट ऑफ नीचे आ जाएगी बिल्कुल, ठीक है। चलो, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हमने स्टार्ट करा दिया था, आपको याद हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की मैंने बात की थी, ठीक है। कल मैंने एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कराया था। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह होता है, लंग्स लेवल पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और टिश्यू लेवल पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, याद हो आपको। अगर लंग्स लेवल पर मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करता हूं तो जहां डिफ्यूजन हो रहा है ओनली ऑक्सीजन और CO2 का, टिश्यू लेवल पे भी डिफ्यूजन हो रहा है ओनली ऑक्सीजन और CO2 का। इसमें जो डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होता है, यानी लंग्स से ऑक्सीजन जा रही है ब्लड में और ब्लड से CO2 जा रही है लंग्स में, तो कहीं ना कहीं ब्लड में पार्शियल प्रेशर ज्यादा है कंपैरेटिव लंग्स CO2 का। और ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स में जाता है कंपैरेटिव टू ब्लड के। ऐसे टिश्यू में भी उल्टा होता है, तभी तो डिफ्यूजन पॉसिबल है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें आपको सिर्फ पार्शियल प्रेशर याद रखना है, प्रोसेस पता ही है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है, टिश्यू में कम होती है, टिश्यू में यूटिलाइज हो रही है, तो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर कंटिन्यू डिफ्यूज कर रही है। CO2 की बात करते हैं, वो टिश्यू में ज्यादा होती है, एटमॉस्फेयर में कम होती है, तो अंदर से बाहर की तरफ हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर कंटिन्यू डिफ्यूज कर रही है। अगर दोनों ही जगह अगर हम, ठीक है, इन गैसेस के पार्शियल प्रेशर को बराबर करते हैं, जैसे ऑक्सीजन जितनी एटमॉस्फेयर में उतनी टिश्यू में कर दोगे डिफ्यूजन नहीं होगा, CO2 जितनी टिश्यू में उतना एटमॉस्फेयर में कर दोगे डिफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल सी बात, आप समझ रहे हो। हाँ, तो डिफ्यूजन तभी पॉसिबल है जब पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। हाँ बेटा, पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस देखने को मिलेगा तभी डिफ्यूजन पॉसिबल है, नहीं तो डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, समझे। हाँ, तो अब प्रेशर क्या है, कितना कितना मैंने बताया था, एटमॉस्फेयर का जो एयर होती है एटमॉस्फेयर में उसका टोटल पार्शियल प्रेशर कितना होता है 760 mmHg। उसमें अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो कितना होता है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन होता है 159 mmHg। CO2 कितना होता है, CO2 होता है ओनली 0.3 mmHg। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं एटमॉस्फेयर में 159 है, तो लंग्स में कितना होगा 104, ठीक है। और डीऑक्सी या ऑक्सी ले लेते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा 95, टिश्यू में कितना होगा 40। CO2 की बात कर लेते हैं, CO2, ठीक है, टिश्यू में कितना होगा, तो टिश्यू में आपको पता है CO2 की अगर बात करते हैं तो 45 होगा, ज्यादा होगा, बन रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसमें भी 45 होगा, आप समझ रहे हो, डिफ्यूजन पहले ऑक्सी में 40 होता है, तो डिफ्यूज होकर डीऑक्सी बनाएगा तो 45 हो जाएगा, तो 45 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी होता है 45, समझना मेरी बात। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दो जगह होता है, एक तो सिस्टेमिक वेन के अंदर और एक पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी दो जगह होता है, ठीक है,
एक पल्मोनरी वेन और एक सिस्टेमिक आर्टरी, ये इस पर क्वेश्चन आ सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कराऊंगा अभी मैं, ठीक है। अब यहां से होता हुआ ये लंग्स में पहुंचेगा तो लंग्स में CO2 कितना होगा 40, बाहर निकल रही है एयर उसमें CO2 कितना होगा 32, एटमॉस्फेयर में कितना होगा 0.3 mmHg। तो आपको ये पार्शियल प्रेशर का रिड्यूसिंग पैटर्न ध्यान रखना है, घटता हुआ क्रम, ठीक है। ऑक्सीजन बाहर से अंदर घटेगी, CO2 अंदर से बाहर घटेगी। ऑक्सीजन ध्यान रखना है 159, 104, 95, 40, CO2 ध्यान रखना है 45, अगेन डीऑक्सीजनेटेड में 45, लंग्स के अंदर 40, जो एयर निकल रही है उसमें 32 और एटमॉस्फेयर में 0.3। बस इससे काम बन जाएगा आपका। कोई डाउट? डाउट है या नहीं? डाउट है या नहीं? यहां तक क्लियर है बेटा? फ्यूचर डॉक्टर, समझ रहे हो ना? हाँ बेटा, ठीक है। यार पेपर लीक पॉलिसी कब आएगी? ठीक है, समझ रहे हो? अब जो भी कुछ है, अब बस मैं सॉरी, मैं तो यही कहूँगा इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए तगड़ा वाला, जैसे फ्यूचर में कोई सोच भी ना पाए ऐसा करने से। तगड़ा एक्शन, जितने भी लोग लिपते हैं इसके अंदर, ठीक है, कॉलेज से लेकर के, ठीक है, और जो एजेंसी है जो करा रही है उससे लेकर के जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि लीपापोती की गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एजेंसी भी इन्वॉल्व है, यही मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि जो ना मार्क्स दिए गए, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इतनी बवाल होने के बाद भी अभी भी आप बताओ एनटी की तरफ से कुछ आया अभी? बस उसने एक मार्क्स के लिए बोल दिया है कि हमने, ठीक है, हमारा ये प्रोविजन था, हमने एक फॉर्मूला लगाया है नॉर्मलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो भाई तुमने नॉर्मलाइजेशन के लिए फॉर्मूला लगाया है, कई सेंटर ऐसे थे, तुमने राजस्थान में पता होगा कि बच्चों को सुबह से शाम तक बैठा के रखा था, जब एक पेपर जो हो गया था, ठीक है, शाम को दूसरा पेपर दिया, दूसरे पेपर के क्वेश्चन कंपैरेटिव थोड़े से टिपिकल थे, क्योंकि बच्चों ने ऐसा रीजन मुझे भेजे थे। तो आप बताओ, जब ऐसी चीजें हो रही हैं तो मतलब, जबकि जस्टिस उनके संग होनी चाहिए थी, जब आपको टिपिकल पेपर दे रहे हो, सुबह इजी पेपर है, उनको मार्क्स मिलने चाहिए थे। अब वही तो कुछ भी चल रहा है, कुछ भी। चलो खैर, ठीक है। तो यहां तक एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला पार्ट क्लियर था। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद में, ठीक है, आगे हम बढ़ गए थे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और CO2। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मैंने बताया था प्लाज्मा के थ्रू बहुत कम होता है, ओनली 2 से लेकर 3%। रिमेनिंग 98% तक ट्रांसपोर्ट आरबीसी के थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के संग जुड़ करके। हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा के थ्रू ऑक्सीजन कम क्यों ट्रांसपोर्ट कर रही है? तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए कम ट्रांसपोर्ट कर रही है प्लाज्मा के थ्रू क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी प्लाज्मा में कम होती है। हाँ, CO2 की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। भाई जो ज्यादा सॉल्युबल होगा प्लाज्मा में तो प्लाज्मा का हाथ पकड़ के ज्यादा ट्रेवल करेगा। जो सॉल्युबल नहीं है, जिसकी नहीं बनती प्लाज्मा के साथ, वो प्लाज्मा के संग ट्रेवल नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, वो आरबीसी में बैठ के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके ट्रेवल करेगा। ऐसे CO2 की बात करते हैं तो CO2 से अगर पूछा जाए कि डिफ्यूज फॉर्म में कितना CO2 ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा में, तो आप बोलोगे 7%। और बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में आप बोलोगे 70%। और हीमोग्लोबिन आरबीसी के संग जुड़ करके कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में आप बोलोगे सर अप्रोक्सीमेटली 23% कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखने हैं आपको। अब यहां पर 7% और 70% प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो टोटल 77% ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के थ्रू होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। टोटल 77%, तो टोटल 77% प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है। या CO2 की सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है। NCERT की लाइन मैंने बताई भी थी आपको। हाँ बेटा, एक टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने भी, बच्चों ने भी मुझे सेंड किया है, ठीक है। उस टेलीग्राम ग्रुप पर पेपर से एक दिन पहले, ठीक है, एक पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ऑथेंटिसिटी नहीं देखी मैंने उसकी अभी, क्योंकि बच्चे ने मुझे भेजा था कि सर ये पेपर तो नीट से एक दिन पहले पड़ा हुआ है, ये नीट का पेपर है। तो मैंने बोला भी है उसको, ठीक है,
कि एक बार उस ग्रुप पर चेक करो कि वाकई में ये वही पेपर है जो एक दिन पहले कैसे आ गया। तो आप समझ रहे हो, चीज़ें हैं, गड़बड़ तो हुई हैं यार, चीज़ें गड़बड़ तो हुई हैं इस बार। ठीक है, ठीक है। अब ये है कि एक, ठीक है, कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंसर का मतलब है जो पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, सही भी करते हैं और गलत भी करते हैं, समझ रहे हो। तो बस क्योंकि पब्लिक इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है। ठीक है, वो इन्फ्लुएंसर से ही मूव होती है। ठीक है, अब जो भी हैं वो इन्फ्लुएंसर अगर सही चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, सही में साथ देते हैं तो बढ़िया है। ठीक है, अगर वो भी साथ में इस मुहिम में आते हैं और थोड़ा आवाज़ उठाते हैं कि यार लीक हुआ है, ठीक है, पर वो लोग पैसे ले लेते हैं। अभी स्टार्टिंग में उठाएंगे, पैसे ले लेंगे, बैठ जाएंगे। जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं वैसे ही होता है सारा का सारा। ठीक है, अगर वो उठाते हैं तो एक बार को प्रोबेबिलिटी है रीनीट हो जाने की। ठीक है, ये तो बड़ा मुश्किल है। अगर मैं कह रहा हूँ रीनीट का मुझे आइडिया नहीं है ये लोग क्या किस लेवल पर जाते हैं। ठीक है, अगर बहुत मतलब कोर्ट से झटका लगा तो हो सकता है। ठीक है, वो पूरी पब्लिक एक साथ हो तो हो सकता है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें सब नॉर्मलाइज हों, सब चीज़ें तरीके से हों। ठीक है, बच्चों के संग गड़बड़ ना हो। ठीक है, कट ऑफ प्रॉपर तरीके से, जेन्युइन तरीके से जाए। वो तभी पॉसिबल है जब सब चीज़ें नॉर्मल होंगी, और मुझे लग रहा है इस बार जो बवाल थोड़ा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, नॉर्मल ही। ठीक है, तो समझ में आ गया था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में। कल मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हो और एक स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो उस समय आपके बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ने का मतलब है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का मतलब है ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, तो CO2 का फॉर्मेशन भी बढ़ जाएगा। और जब रिलैक्स कंडीशन में होते हो, आराम से बैठे हुए हो, तो उस समय, ठीक है, ना तो समझ रहे हो ना मेरी बात, बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ना ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, समझ रहे हो, ना ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, ना CO2 का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा। समझे? हाँ, तो इसको मैंने समझाने की कोशिश की थी कि दोनों कंडीशनों के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो लगभग 100 ml ब्लड की, क्योंकि 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.33 ml ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 20 ml ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। यानी 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता रखता है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर, कंडीशन कोई भी हो। अब कंडीशन का इफेक्ट कब पड़ेगा? जब वो टिश्यू के पास पहुंचेगा। जब टिश्यू के पास पहुंचेगा और टिश्यू रेस्टिंग कंडीशन पर है, तब उस समय 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू में जाएगी और उसके बदले में 4 ml CO2 वापस ब्लड में लोड हो जाएगी। और यही बात है जब स्ट्रेनस एक्सरसाइज की बात आती है, तो 5 की जगह 15 ml ऑक्सीजन टिश्यू में जाएगी और 14 ml CO2 वापस ब्लड में लोड हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में 20 में से 5 चलेगी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना रह गई? 15 रह गई ना, और CO2 कितनी आ गई? 4 ml आ गई। ऐसी अगर मैं वहां बात करता हूं, ठीक है, वहां का मतलब स्ट्रेनस एक्सरसाइज के टाइम पर, तब 20 में से 15 चलेगी टिश्यू में। 15 टिश्यू में चलेगी तो कितनी रह गई? 15 टिश्यू में चली गई तो कितनी रह गई? 5 ही तो रह गई। जब एक्सरसाइज करते हो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन सिर्फ 5 ml होती है, क्योंकि मैक्सिमम टिश्यू यूटिलाइज कर लेता है। हाँ, CO2 ज़्यादा आ जाएगी 14 ml। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ओके, अब उसके बाद मैंने आपको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व समझा दिया था, बेसिक सारी बातें करा दी थी मैंने इसके अंदर, कर्व के अंदर, कि इसको बोर्स इफेक्ट कहते हैं, समझाऊंगा क्यों कहते हैं, ये मैं समझाने वाला हूं आपको। ठीक है, बोर्स इफेक्ट क्यों कहते हैं ये मैं समझाने वाला हूं, आज चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, इसको सिग्मोइड कर्व कहते हैं, समझा दिया था। सिग्मोइड का मतलब है एस शेप कर्व, एस शेप कर्व बोलते हैं इसको। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्यों बोलते हैं, ये सारी बातें समझाऊंगा। ठीक है, P50 वैल्यू मैंने कल समझा दी थी। 50% हीमोग्लोबिन जिस पार्शियल प्रेशर पर सैचुरेट होता है उसको P50 वैल्यू बोलते हैं, P50 वैल्यू। कल मैंने P50 वैल्यू आपको बताई थी, कितनी थी? 26 mmHg। ठीक है, ये मैंने बताया था, ये जो कर्व खींचा है हमने, इधर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, इधर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HbO2 है, कल समझाया था मैंने। इन दोनों के बीच में आपने एक कर्व ड्रॉ किया है 2 एक्सिस पर। ठीक है,
या 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है जिस पार्शियल प्रेशर पर, उसको P50 वैल्यू बोल रहे हैं। ये कल बेसिक बातें मैंने समझाती थी। कर्व एस शेप का ही बन रहा है, क्यों? क्योंकि एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। जब पहला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड होगा तो हीमोग्लोबिन का 25% सैचुरेशन, दूसरा बाइंड होगा 50% सैचुरेशन, तीसरा बाइंड होगा 75% सैचुरेशन, चौथा बाइंड होगा 100% सैचुरेशन। 100% सैचुरेशन के बाद अगर मैं पार्शियल प्रेशर को बढ़ा दूं बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के, तो क्या हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो पाएगा? नहीं, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सारे के सारे साइड उसके फिल हो चुके हैं। अब सैचुरेशन कैसे होगा भाई? आप समझ रहे हो, चारों साइड उसके फिल हो चुके हैं, तो सैचुरेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, सैचुरेशन का कोई मतलब नहीं है, तो अब सैचुरेशन नहीं होगा, समझे? सुमन कुमार कौन है भाई? तुमसे नहीं हो पाएगा भाई। बच्चों को डिमोटिवेट मत करो, आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करो। क्यों नहीं हो पाएगा? अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो फिर तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। नहीं जाएगी बेटा, कट ऑफ 670 680 नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअल में मैंने देखो, तुम्हें रीजन समझना होगा, ठीक है। तुम्हें रीजन समझना होगा। जैसे तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना नेक्स्ट ईयर कट ऑफ क्या इतना होगा, बहुत सारे कारण हैं कट ऑफ बढ़ने के, ठीक है। इस साल बहुत सारे कारण हैं और जेन्युइन कारण है, बहुत जेन्युइन कारण है, ठीक है। इसलिए दिमाग से पहले ये निकाल दो कि नेक्स्ट ईयर ऐसा होगा, हमें तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर आपने जुनून पाल रखा है तो करो, ठीक है। अगर 1% भी डाउट है तो नहीं करनी चाहिए। पर इसलिए नहीं करनी चाहिए, जो आप दिमाग में अगर ऐसा आ जाए मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस बार कट ऑफ बढ़ गई, ठीक है, आप समझ रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर कट ऑफ और बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इस बार जो हुआ है वो बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से हुआ है, ठीक है। इसके एविडेंस सभी देख ही रहे हैं, ऑलरेडी मिल ही रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो चीज़ें हैं बेटा, इसलिए तुम समझ रहे हो ना यार। क्लास में होता तो मैं ढंग से और डिस्कस करता, अब क्लास में नहीं हूँ, तुमसे डायरेक्टली फेस टू फेस बात नहीं हो रही है, ठीक है। सुमन क्या हो गया? पता नहीं, सुमन लिख देते हो, लड़का है लड़की है पता ही नहीं। धर्मवीर कुमार कौन है? ठीक है, नितेश। सैफा चलो मैं जा रही हूँ, कैटेगरी चेंज करना है, सबसे छोटी वाली कैटेगरी में जाऊंगी। वापस इधर आ जाओ, फालतू की बातें करवा लो तुमसे। यही तो ऑनलाइन का दिक्कत है। ऑनलाइन में तुम क्या होता है, सही जगह ना आकर के डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, डाइवर्ट हो जाते हो। जो चल रहा है उस पर ना ध्यान देके तुम कहाँ चल रहे हो यार। एक भी बच्चा, ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की बात नहीं कर रहा, ठीक है। पहले मैं बता दूं बेटा, दिमाग में रख लो, मैं सच कह रहा हूं। अगर वास्तव में 2025 टारगेट है, ठीक है, तो जो तुम्हें लग रहा है ना कि इस बार कट ऑफ, ठीक है, इतनी हो गई, तो नेक्स्ट ईयर सर और ज़्यादा हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक है। अगर नेक्स्ट ईयर भी कुछ ऐसा हुआ तो बच्चों का सिस्टम का, ठीक है, हंगामा हो जाएगा। और नीट का एग्जाम ही समझो, मतलब बच्चा बहुत इरिटेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एनटी सब हटा दिए जाएंगे, बहुत बड़े एक्शन हो जाएंगे, हंगामे हो जाएंगे। इसलिए इस बार हंगामा जितना होना है हो जाने दो, जिससे कि नेक्स्ट ईयर चीज़ें एकदम नॉर्मलाइज हो जाएं, ठीक है। लोगों को पता चले और एक्शन भी होना चाहिए। इसके लिए मैं सच कह रहा हूँ, सबको एक्टिव होना चाहिए, सबको, ठीक है। ट्विटर व्विटर सब पर रेल डालो ढंग से इनको, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, वापस चल रहे हैं। अब देखो वापस मैं कर्व पर आ गया हूं। ये नॉर्मल कर्व है, ये नॉर्मल कर्व है। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये कर्व राइट और लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है, मानो ये कर्व ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, मान लो ये कर्व यहां की जगह शिफ्ट हो गया इस साइड में, ऐसे ये कर्व बन गया, तो क्या होगा? अगर ये कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया ऐसे ऐसे, यहां से ऐसे, तो क्या होगा? समझना, 3 कंडीशन नजर आ रही हैं। एक नॉर्मल कंडीशन नजर आ रही है, एक राइट शिफ्ट हो रही है, एक लेफ्ट शिफ्ट हो रही है। मैं लिख भी दे रहा हूं, ये तो हो रही है राइट शिफ्ट,
राइट शिफ्ट हो गई, राइट शिफ्ट हो रही है, इधर लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। मानो राइट शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया। अब बताओ अब क्या होगा? वो कौन सी कंडीशन है जो इस कर्व को राइट साइड शिफ्ट कर देती है, नीचे की साइड शिफ्ट कर देती है, ठीक है। तो ये समझना है। तो राइट साइड शिफ्ट होने का मतलब है कंडीशन फेवरेबल होंगे अनफेवरेबल। ध्यान रखना, जब भी राइट शिफ्ट होगा तो ये अनफेवरेबल कंडीशन होंगे, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल होगा। अरे क्या हो गया ये? अरे बताओ दिमाग से क्या एकदम FAVOUR अनफेवरेबल कंडीशन होगी, ठीक है। और जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी, अनफेवरेबल समझते हो, अनुकूल परिस्थितियां, ठीक है। अब वो कौन सी अनुकूल परिस्थितियां हैं? जब भी देखो आपके सामने एक ऐसी कंडीशन आ जाए, मतलब एसी चल रहा है, टेम्परेचर एकदम सुकून के अंदर है, ऑक्सीजन इस कमरे के अंदर भरी पड़ी है, आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं, समझ रहे हो उस समय, और आपको धूप में बिठा दिया जाए, ठीक है, सड़ी गर्मी पड़ रही है, बुरी हालत हो रही है, उस समय की कंडीशन क्या होगी? अलग होगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जब भी आपकी बॉडी के लिए अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी तो उस समय HbO2 का क्या होगा? डिसोसिएशन। यहां पर क्या होगा? HbO2 का क्या बढ़ जाएगा? डिसोसिएशन। मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि HbO2 टूटना चालू हो जाएगा, डिसोशिएट होना चालू हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करना। तो HbO2 टूटना चालू हो जाएगा, डिसोशिएट होना चालू हो जाएगा, अलग होना चालू हो जाएगा, ब्रेकअप होना चालू हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के साथ होती है, अगर HbO2 का डिसोसिएशन बढ़ गया तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, टिश्यू तड़पेंगे, और आपका ये कर्व राइट साइड शिफ्ट होने की वजह से ऐसे हो रहा है। मतलब आपका कर्व राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, तभी ये चीजें इंडिकेट हो रही हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो? तो जब भी कर्व राइट साइड शिफ्ट होगा, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, HbO2 का डिसोसिएशन होगा। और इस वाली बात को जो कहा था वो साइंटिस्ट थे बोर्स, इसलिए मैंने बताया था ना अभी, इसको हम बोर्स इफेक्ट भी बोलते हैं, बोर्स इफेक्ट बोलते हैं, डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, क्योंकि ये राइट शिफ्ट होगा तो डिसोसिएशन होगा। और इस वाली बात को बोर्स साहब ने बताया था। सो इट इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट, इसको हम बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। इसको हम बोर्स इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी ये कर्व राइट शिफ्ट होगा तो समझ लो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। और हमेशा अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर HbO2 का डिसोसिएशन होता है, ठीक है। और बोर्स इफेक्ट, इसको बोर्स इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि इस वाली बात को बताया था बोर्स ने। अब बोर्स ने बताया था वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस कर्व को राइट साइड शिफ्ट करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम कर दूं, बताओ फेवरेबल कंडीशन है अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल है। मैं आपसे कहूं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा दूं बॉडी के अंदर, फेवरेबल है अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल है, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि मैं आपकी बॉडी की पीएच को एसिडिक कर दूं, मतलब पीएच को मैं कम कर दूं, और पीएच को कम करने के लिए मुझे क्या करना होगा? H आयन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं H आयन को बढ़ा दूं तो पीएच अपने आप कम हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हो। H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए किसी बीकर में तो समझ लो अम्लीय एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। पीएच कम हो जाएगी भाई, 7 से नीचे जाओगे एसिडिक, 7 से ऊपर जाओगे अल्कलाइन, 7 पे न्यूट्रल होती है, तो पता ही है आपको, ठीक है।
तो और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी एच आयन बढ़ाओगे पीएच कम होगी। पीएच कम होगी ये कब होगा? जब बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ेगा। तो CO2 का लेवल बढ़ता है तो अपने आप एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब भी बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ेगा एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और जब भी एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जब भी एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी अपने आप पीएच डाउन हो जाएगी। पीएच डाउन होने का मतलब है एसिडिक कंडीशन। ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तभी तो कहते हैं हमारे बॉडी के अंदर जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा होता है लाइक वेन, वहां CO2 ज्यादा होती है, और CO2 ज्यादा होने की वजह से वहां एच आयन बढ़ जाते हैं, और एच आयन बढ़ने की वजह से पीएच थोड़ा नीचे हो जाता है। ऐसा वेन्स में होता है। या आप CO2 कंटेनिंग कोई ड्रिंक पीते हो, नहीं कई लोग कहते हैं यार कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं हम, तो बड़ा मतलब गर्व से बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं भाई, ठीक है भाई कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे हो तुम, जहर पी रहे हो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 है। कभी कभी पी लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर खरीद के मत पियो, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में CO2 कंटेनिंग ड्रिंक है। ऐसी कोई भी ड्रिंक जिसमें CO2 ज्यादा है, ये CO2 आपके ब्लड की पीएच को कम कर देगी, क्योंकि एच आयन बढ़ा देती है, ठीक है। जहां CO2 होगा वहां एच आयन बढ़ जाएंगे, एच आयन बढ़ जाएंगे पीएच कम हो जाएगी, पीएच कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है HbO2 का डिसोसिएशन हो जाएगा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होने से हार्ट मसल्स पर सीधा इफेक्ट पड़ता है, हार्ट अटैक तक पड़ जाता है। समझ रहे हो? हाँ बेटा। अच्छा, ऐसी कंडीशन बॉडी में कहां देखने को मिलती है? नियर द टिश्यू, क्योंकि टिश्यू के पास टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। टिश्यू के पास टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ रही होती है वहां पर। टिश्यू के पास CO2 का लेवल ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, CO2 को रिलीज करता है। आप समझ रहे हो? और जहां CO2 का लेवल बढ़ा होगा वहां एच आयन बढ़े होंगे, पीएच कम होगी, यानी ये डिसोसिएशन वाली चीज एक्टिवेट हो जाएगी। इसीलिए जब भी HbO2 टिश्यू के पास पहुंचता है अपने आप डिसोसिएट हो जाता है, और ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाती है, ठीक है। तो समझना, यानी ये कब होगी? जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। और ऐसी कंडीशन कहां मिलेगी? नियर द टिश्यू, नियर टिश्यू। टिश्यू के पास टेम्परेचर बड़ा होता है, CO2 ज़्यादा होती है, ऐसे एच आयन ज़्यादा होते हैं, पीएच कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है, तो अपने आप ये सारी कंडीशनें एप्लीकेबल हो जाती हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ ये कर्व राइट शिफ्ट हो गया, मान लो कर्व राइट शिफ्ट हो गया, पहले P50 वैल्यू यहां पर आ रही थी, अगर राइट शिफ्ट हो गया तो P50 वैल्यू अब कहां आएगी? यहां आएगी ना। यानी पहले P50 वैल्यू ये थी, ये P50 वैल्यू थी, अब P50 वैल्यू कहां आएगी? यहां पर आएगी। यानी पहले से P50 वैल्यू बढ़ी है घटी? जरा बताओ। अगर राइट शिफ्ट होगा तो P50 वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट शिफ्ट होगा तो P50 वैल्यू बढ़ जाएगी। आपसे कहा जा रहा है किसी कर्व की P50 वैल्यू बढ़ी हुई है, फेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है। अगर P50 वैल्यू बढ़ी हुई है तो सीधी सी बात है अनफेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में P50 वैल्यू बढ़ जाती है। इंक्रीज जब भी P50 वैल्यू बढ़ी होगी तो इंडिकेशन है कि अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया। और P50 वैल्यू घटा दी जाए तो क्या होगा? फेवरेबल कंडीशंस है। अब भाई पहले 50 वैल्यू वहां आ रही है, अब यहां आएगी, ठीक है। तो क्या है? P50 वैल्यू घट गई, P50 कम हो रही है, तो भाई P50 कम हो रही है, यहाँ P50 बढ़ रही है, P50 कम हो रही है तो क्या बता रही है? P50 कम हो रही है तो ये बता रही है कि कंडीशंस कैसी है? कंडीशंस यहां पर आकर के फेवरेबल है। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? एकदम क्लियर है? बताओ। हाँ, 43 मैंने लिखाया था, बट मतलब आप बस टेम्परेचर कम और ज़्यादा समझो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कितना, इतना पूछता नहीं है, ये मैंने टोटोरा की कुछ चीज़ें बता दी थी पहले। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। बढ़ जाए, नॉर्मल से बढ़ जाए, नॉर्मल से बढ़ जाए तो हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जैक्ट वाला मैंने डेटा हटा दिया, क्योंकि मैं वो डेटा हटा रहा हूँ जो तुम्हें थोड़ा सा वर्डन बढ़ाए, क्योंकि क्वेश्चन मुझे बस नीट के सॉल्व कराने हैं, ठीक है। पर ये भी साल ध्यान रखना है कि पेपर अगर थोड़ा भी टिल्ट आ जाए तो समझ रहे हो ना, आपको तैयारी रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अगर मान लो ये कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो गया, अभी राइट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूं।
तो क्या होगा, वो राइट शिफ्ट किया है, यहां लेफ्ट शिफ्ट कर दिया है हमने, तो क्या होगा? अरे यार, तो क्या होगा? उल्टा कर दो इन सब का, ठीक है। उधर क्या है, अनफेवरेबल, यहां कंडीशन कैसी हो जाएगी, फेवरेबल। वहां क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, यहां पर क्या होगा, एसोसिएशन, HbO2 एसोसिएशन, जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, यहां पर कौन सा फैक्ट लागू हो रहा है, बोर्स ने ये वाली बात बताई थी, दूसरे साइंटिस्ट थे हेल्डेन, इसको हेल्डेन इफेक्ट बोलेंगे। जितने भी फैक्टर हैं इनका उल्टा कर दो, जैसे अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 घटेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। पीएच की अगर मैं बात करूं, पीएच यहां पर क्या होगी, बढ़ेगी, एल्कलाइन, क्यों, क्योंकि एच आयन की कंसंट्रेशन यहां पर घटेगी, बढ़िया कंडीशन है। टेम्परेचर की बात कर लो, टेम्परेचर यहां पर बढ़ेगा घटेगा, टेम्परेचर वहां बढ़ा है तो यहां पर घटा दो, सिंपल सी बात है, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम। नियर द टिश्यू, ये कंडीशन कहां देखने को मिलती है, नियर लंग्स, नियर लंग्स, लंग्स के पास कंडीशन देखने को मिलती है। यहां P50 वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, घटेगी, अगर P50 वैल्यू कम हो रही है तो अच्छी बात है आपके लिए, यानी कम ऑक्सीजन पर ही आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाएगा, समझ गए ना मेरी बात, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं HbO2 के मिलने में, पैचअप में, मिलना मतलब पैचअप, किस किस का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसकी इंपॉर्टेंस कम है? भाई यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्राइमरी इफेक्ट कौन डाल रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मान लो ऑक्सीजन नहीं होती तो पैचअप किसका होगा, क्वेश्चन आएगा, सारे फैक्टर हैं, ऑक्सीजन है, CO2 है, पीएच है, एच आयन है, टेम्परेचर है, P50 वैल्यू है, मेन इफेक्ट कौन डाल रहा है HbO2 के एसोसिएशन के अंदर, आप समझ रहे हो, HbO2 के एसोसिएशन के अंदर मेन इफेक्ट कौन डाल रहा है, HbO2 के एसोसिएशन के अंदर मेन इफेक्ट, प्राइमरली इफेक्ट, मतलब आपसे कहा जाए सारे फैक्टर हैं, इन फैक्टर में मेन फैक्टर वो कौन सा है जो HbO2 का एसोसिएशन कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। सोचो ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो एसोसिएशन किसका होगा, ठीक है, ऑक्सीजन ही नहीं है तो पैचअप किसका होगा, तो नो डाउट HbO2 के एसोसिएशन पैचअप के अंदर ऑक्सीजन की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, समझ रहे हो भाई, आप समझ रहे हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्राइमरली इफेक्ट द एसोसिएशन ऑफ HbO2, समझ गए ना मेरी बात। हाँ भाई, पीएच का भी इफेक्ट आता है, CO2 का भी इफेक्ट आता है, एच आयन का भी आता है, टेम्परेचर का भी आता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही नहीं है तो पैचअप किसका होगा, सारे फैक्टर, जैसे मानो समझ रहे हो, दो लोगों का पैचअप कराना है या किसी मतलब मोहन के संग किसी का पैचअप कराना है, तो पड़ोसियों की भी जरूरत है, पेरेंट्स की भी जरूरत है, दोस्तों की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, मोहन के संग जिसका पैचअप कराना है उसका होना, अगर वो ही नहीं है तो पैचअप किसका होगा, आप समझ गए ना मेरी बात। हाँ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्राइमरली इफेक्ट द एसोसिएशन ऑफ HbO2, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, बाई चांस पूछ ले तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बताओ यहां तक किसी कोई डाउट शाउट है? हाँ, प्राइमरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यस। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है? हर 15 दिन में आपका अभी एग्जाम होगा, ध्यान रखना, हर 15 दिन के अंदर, ठीक है,
और उसके बाद ये ड्यूरेशन कम होता चला जाएगा, ठीक है, एग्जाम का ड्यूरेशन कम होता चला जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी एग्जाम होंगे, जिससे कि थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी बढ़ जाए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं, आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के अंदर मैं बता तो चुका ही हूँ, ठीक है, 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 हो रहा है, ठीक है। ये मैं कल बता ही चुका हूँ आपको, कल के लेक्चर में 7% बता दिया था मैंने, 70% बता दिया था और 23% बता दिया था, ठीक है। ये डिसॉल्व फॉर्म में हो रहा है, ये HCO3 आयन की फॉर्म में हो रहा है, ये HbCO2 की फॉर्म में हो रहा है, ये दोनों प्लाज्मा के थ्रू हो रहे हैं, ये RBC के थ्रू हो रहा है, सिंपल सी बात है, ये मैं बता चुका था आपको, ठीक है। तो अब ट्रांसपोर्ट कराना है अगर आपको CO2 का, तो सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? जहाँ CO2 बनती है, वहाँ ट्रक में CO2 लोड होगी। उस फैक्ट्री में जब ट्रक लेके जाओगे तो CO2 को ट्रक में लोड करना पड़ेगा, फिर ट्रक उस फैक्ट्री से चलेगा और उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ पर? नियर द लंग्स, जहाँ पर CO2 को बाहर निकाला जाएगा। तो CO2 की लोडिंग वहाँ होगी जहाँ CO2 बनती है। तो सबसे पहले CO2 की लोडिंग, भाई कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है तो पहले लोडिंग करोगे, समझ रहे हो? कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है तो पहले ट्रक में लोडिंग करोगे तो ट्रांसपोर्ट करोगे, बिना लोडिंग के ट्रांसपोर्ट तो होगा नहीं ना। हाँ, समझे? हैप्पी बर्थडे। ओके, तो चलते हैं बेटा, हैप्पी बर्थडे। तुम यार ऑनलाइन तो सच में तुम डाइवर्ट ही रहोगे, मुझे लग रहा है। तुम अगर ऑनलाइन पढ़ाया जाए तुम्हें तो तुम तो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट रहोगे। हैप्पी बर्थडे, बस तुम यही करना, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, ठीक है। यहाँ इतनी टिपिकल चीज़ें चल रही हैं, टिपिकल का मतलब कि इस बार पेपर थोड़ा सा टफ आ सकता है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इस बवाल का इफेक्ट तो पड़ेगा, समझ रहे हो? तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहो। चलो, अब सबसे पहले क्या होगा? लोडिंग ऑफ CO2। लोडिंग कहाँ होती है? नियर द टिश्यू। लोडिंग कहाँ होगी? नियर द टिश्यू, टिश्यू के पास लोडिंग होगी, ठीक है। चलो टिश्यू बना लेते हैं पहले। नियर द टिश्यू, लोडिंग कहाँ हो रही है? टिश्यू के पास हो रही है। जब भी मैं लोडिंग की बात करूंगा तो यहां क्या होगा? C6H12O6 का ब्रेकडाउन। अब समझ रहे हो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? CO2 का। यदि CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ज्यादा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा कम, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रही है? यूटिलाइज हो रही है। CO2 का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब समझो, ये एक RBC है, ये RBC आई है, ये RBC आई है नियर द टिश्यू, कि भाई मैं आई हूं CO2 को ले जाने के लिए, लोड करने के लिए, क्योंकि CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, वो RBC में जाएगी। RBC के अंदर का माहौल देख लो, RBC के अंदर का माहौल देखोगे तो अंदर क्या है? RBC के अंदर देखो, HbO2 था RBC के अंदर, ठीक है। और अब समझो मेरी बात, ये CO2 जो बन रहा है ना, ये सीधा RBC में जाएगा। कितना परसेंट CO2 जाएगा? 23%। कहां जा रहा है? सीधा RBC में जा रहा है। RBC में जाकर के जो हीमोग्लोबिन, मैंने बताया था टिश्यू के पास HbO2 का डिसोसिएशन होगा, तो ये CO2 ऑक्सीजन को किक लगाएगा, ऑक्सीजन बाहर, और खुद जुड़ जाएगा और बना लेगा क्या? HbCO2।
इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो चुका है, कितने परसेंट? 23%। 23% CO2 से जुड़ चुकी है, 23%। अच्छा, इसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है? नो, विदाउट एंजाइम। विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम, कोई एंजाइम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं, 23% तो लोड हुआ है। अब रिमेनिंग देख लो, 70% CO2 की बात कर रहा हूं, 70% CO2 ये आरबीसी में एंटर कर रहा है। कितना परसेंट CO2 एंटर कर रहा है? 70% CO2 आरबीसी में आया। ये CO2 आरबीसी में आएगा, किससे मिलेगा? H2O से। क्या बनाएगा H2O से मिलकर के? H2CO3। और तुरंत ही यही H2CO3 टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? H आयन प्लस HCO3 आयन। इस रिएक्शन को कराएगा कौन? इस रिएक्शन को कराने के लिए एक एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, CA। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, CA, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, CA लिख दिया है मैंने, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और H आयन और बाइकार्बोनेट आयन बन जाएंगे। नेगेटिव आयन के लिए आरबीसी की मेम्ब्रेन परमेबल होती है, क्योंकि कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं जो इस मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल बनाते हैं। इस मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल बनाते हैं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन नेगेटिव आयंस के लिए। तो इसकी वजह से क्या होगा? ये बाइकार्बोनेट आयन यहां से सीधे बनते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे, बनते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे, अपने आप ही बनते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आयन के लिए परमेबल है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन लगे हुए हैं यहां पर इसको बाहर निकालने के लिए। ऐसी कुछ और आयन होते हैं जो जिनको अंदर आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आयन बाहर निकलेगा तो इस आरबीसी के मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चार्ज चेंज हो जाएगा, तो उतना ही नेगेटिव आयन अंदर आएगा। वो नेगेटिव आयन कौन बनाएगा? क्लोराइड। इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। और क्लोराइड शिफ्ट के बारे में, क्लोराइड शिफ्ट क्यों होता है? फॉर मेंटेन पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों हो रहा है ये? आप बोलोगे फॉर मेंटेन पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, फॉर मेंटेन पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस क्लोराइड शिफ्ट का प्रक्रिया होती है, मैकेनिज्म होती है। आप समझ गए ना? तो क्लोराइड शिफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मेंटेन करना है, इसलिए हो रहा है। कोई डाउट? हाँ, यहां पर पोटेंशियल को मेंटेन करना है, इसलिए क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है। कोई डाउट? बेटा ऐसा नहीं होता, ठीक है? बायोमोलिक्यूल दोबारा से पढ़ाऊंगा, ठीक है? हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि बिना एंजाइम के कोई रिएक्शन ही नहीं होती, ठीक है? एंजाइम सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करते हैं, बस। जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कम करनी होगी वहां एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। नहीं तो बहुत सारी रिएक्शन है जिसके अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते, सारी रिएक्शन में तो एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है? हाँ, बॉडी की जो मैक्सिमम रिएक्शंस हैं जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, तो उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। समझे?
आया नहीं आया? एनटीए चोर है, इधर आ जाओ। अमाइनो क्यों लगा हुआ है? अरे यार तुम्हें ये भी नहीं पता, ठीक है। अगर मैं CO2 की बात करता हूं, ठीक है, अब इतना मॉलिक्यूलर लेवल पर मैंने अभी तुम्हें नहीं पढ़ाया क्योंकि थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस फोकस कर रहे हैं, ठीक है। कल मैंने बताया था ना, एक हीमोग्लोबिन में कितनी चेन होती हैं? एक हीमोग्लोबिन में 4 चेन होती हैं, ठीक है। 4 चेन में होते क्या है? ये अमाइनो एसिड होते हैं, ये अमाइनो एसिड, ये क्या है? अमाइनो एसिड, ये क्या है? अमाइनो एसिड। 2 अल्फा 2 बीटा चेन, इनमें अमाइनो एसिड लगे हुए हैं, ये अमाइनो एसिड लगे हुए हैं, अमाइनो एसिड लगे हुए हैं, ठीक है। और क्या होगा यहां पर? यहां पर हीम जुड़ा हुआ है, हीम जुड़ा हुआ है, इनसे हीम भी जुड़ा हुआ है। हीम में कौन होता है? आयरन, Fe2 पॉजिटिव। अगर मैं आपसे कहूं हीमोग्लोबिन में CO2 कहां जुड़ेगा, तो CO2 हमेशा इस अमाइनो एसिड से जुड़ता है। CO2 की बाइंडिंग इस अमाइनो एसिड से होगी, जबकि ऑक्सीजन की बाइंडिंग हमेशा आयरन से होगी। आप समझ रहे हो? ऑक्सीजन की बाइंडिंग हमेशा आयरन से होगी और CO2 की बाइंडिंग अमाइनो एसिड से होगी, ठीक है। 2 अल्फा 2 बीटा चेन है ना, ये अल्फा चेन है, ये अल्फा चेन है, ये बीटा चेन है, ये बीटा चेन है। CO2 हमेशा अमाइनो एसिड, और ये क्या है? अमाइनो एसिड, ये क्या है? अमाइनो एसिड। तो जब भी CO2 अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और हीम के ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ऑक्सी, ठीक है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आप समझ गए ना मेरी बात? तो बाइंडिंग साइट की बेस पर हम इसको बोलते हैं, जब भी CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तो अमाइनो एसिड से जुड़ेगी, इसको बोलते हैं कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? हाँ, 4 चेन होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। क्लियर सर? ओके, बहुत बढ़िया। चलो, यहां तक कोई डाउट है? इसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं फॉर मेंटेन पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसकी स्टडी की थी एक साइंटिस्ट थे, हैम्बर्गर। सो इट वाज कॉल्ड हैम्बर्गर फिनोमिनन। हैम्बर्गर फिनोमिनन। अब बताओ, ये समझ में आया ये क्यों होता है? अब बाइकार्बोनेट आयन बाहर जा रहे हैं, ये सोडियम का हाथ पकड़ लेंगे कि भाई अपना हाथ मेरे हाथों में दो, और बना लेंगे NaHCO3। कहां पर? इन प्लाज्मा, इन प्लाज्मा। बस यहां से प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट। यानी जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में प्लाज्मा में जाती है, और वहां सोडियम का हाथ पकड़ के सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेती है और ट्रांसपोर्ट हो जाती है नियर द लंग्स, ठीक है। तो कितना परसेंट CO2 प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है? आप बोलोगे 70%। 70% ये ट्रांसपोर्ट हो रही है थ्रू प्लाज्मा, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अब अंदर कौन रह गया? अंदर बच गए H आयन, और आपको पता ना जहां पर भी H आयन होंगे वहां तबाही मचेगी, क्योंकि H आयन pH को कम कर देते हैं, और pH कम होते ही मीडियम एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक मीडियम में चीजें बर्बाद हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तबाही मच जाती है। तो अब इस तबाही को रोकने के लिए यहां काम करेगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक बेहतरीन बफर है। बफर वो होता है जो pH को मेंटेन कर ले, pH को संतुलित कर ले, बढ़ जाए तो कम कर दे, कम हो जाए तो बढ़ा दे, तो बफर का काम होता है। तो अब क्या होगा भाई? इसके अंदर आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नहीं है, 218 मिलियन मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन के। एक आरबीसी में मिलियंस मॉलिक्यूल होते हैं, आप समझ रहे? 218 मिलियंस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ईच आरबीसी। तो अंदर तो हीमोग्लोबिन होगा, यानी HbO2 होगा इसके अंदर, तो ठीक है। अब जैसे ही ये H आयन बढ़ेंगे, यहां पर H आयन का अमाउंट बढ़ेगा, तो तुरंत ही यहां पर हीमोग्लोबिन डिसाइड करेगा कि यार कुछ करना पड़ेगा। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, आप समझ रहे हो? ऑक्सीजन सेक्रीफाइस करेगी, और हीमोग्लोबिन H आयन से बाइंड करके HB का फॉर्मेशन करेगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देगा। यानी यहां पर हीमोग्लोबिनिक एसिड बन रहा है, इस बेचारे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ा, तब H आयन से बाइंड करेगा, यानी बफर की तरह काम कर रहा है। हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर, हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर।
और बफर वो होता है जो पीएच मेंटेन कर लेता है, बफर है। और इससे बनता है हीमोग्लोबिनिक एसिड। अब बताओ, ये भी ऑक्सीजन रिलीज हो गई, ये भी ऑक्सीजन रिलीज हो गई, यही तो चाहता था टिश्यू। ऐसे समझो, ऐसे समझो, यहां टिश्यू एक षड्यंत्रकारी है। टिश्यू को हर समय ऑक्सीजन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है तो ऑक्सीजन चाहिए। उसको हर समय ऑक्सीजन चाहिए, यानी टिश्यू चाहता है ऑक्सीजन को। यहां टिश्यू चाहता है ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन चाहती है किसी और को। वो कोई और कौन है जरा बताओ कमेंट में। यहां टिश्यू चाहता है ऑक्सीजन को पर ऑक्सीजन चाहती है किसी और को। वो कोई और कौन है कमेंट में बताओ जरा। ऑक्सीजन किसको चाहती है? बड़ा मामला ट्रायंगल वाला है, खतरनाक मामला है। टिश्यू तो चाहता है ऑक्सीजन को पर ऑक्सीजन चाहती है किसी और को। वो कोई और कौन है जरा बताओ। CO2। अरे ऑक्सीजन CO2 को थोड़ी ना चाहेगी यार, तुम दिमाग नहीं लगाते हो क्या? यस, हीमोग्लोबिन को। बहुत सही, बहुत सही। फ्यूचर डॉक्टर्स, सुमन हीमोग्लोबिन, निधि हीमोग्लोबिन, फरीदा हीमोग्लोबिन, एनटीए चोर है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अयान हीमोग्लोबिन, ठीक है। असनूर हीमोग्लोबिन, वीके हीमोग्लोबिन, मोहित हीमोग्लोबिन, बहुत सही, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, हीमोग्लोबिन समझ में आ गया। तो सोचो, एक चाहता है किसी और को, वो चाहता है किसी और को, तो ऐसे में बड़ा मामला टिपिकल है ना, मतलब समझ गए ना, पैचअप कैसे हो पाएगा। तो ऐसे में षड्यंत्र चलते हैं, पॉलिटिक्स चलती हैं ऐसे के अंदर, समझ रहे हो, बहुत खतरनाक चीजें होती हैं। राजा महाराजा, बड़ी बड़ी चीजें, पॉलिटिक्स इन्हीं पे तो चली हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पॉलिटिक्स चलेगी, यानी ये टिश्यू एक षड्यंत्रकारी को भेजेगा। षड्यंत्रकारी कौन है? CO2, जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में दरार पैदा करेगा। और जहां दरार होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वहां तो ब्रेकअप होगा ही भाई, ठीक है, सीधी सी बात। तो अब कराना है इन दोनों के बीच में ब्रेकअप। तो ब्रेकअप कराने के लिए एक षड्यंत्रकारी आएगा CO2, जो HbO2 के बीच में दरार डालेगा और ब्रेकअप कराएगा, और खुद ये CO2 इस हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा, तभी तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत किसको है? ऑक्सीजन की जरूरत टिश्यू को है। ये टिश्यू चाहता है इस ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन तभी इसके पास आएगी जब इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। समझ रहे हो? इसीलिए टिश्यू ने एक षड्यंत्रकारी को भेजा CO2। ये CO2 जाती है और डायरेक्ट ब्रेकअप करती है विदाउट एनी एंजाइम। डायरेक्ट ब्रेकअप करती है, जाती है प्रेशर से, समझ रहे हो ना, खुद जुड़ जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकल गई। इसमें कोई एंजाइम मतलब कार्बोनिक एनाइड्रेज इसके अंदर यूज नहीं हो रहा। आप समझ रहे हो? हाँ, कार्बोनिक एनाइड्रेज यहां पर यूज नहीं हो रहा, डायरेक्ट CO2 का ब्रेकडाउन हो रहा है और कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन बन रहा है। रिमेनिंग 70% CO2 गई, ठीक है, ये H2O से मिली और H2CO3 बनाया कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, तुरंत ही टूटेगा H ना बाइकार्बोनेट में। अब यहां CO2 RBC से बाहर निकलेगी, पर कह के जाएगी कि मुझे जाना पड़ रहा है बाहर, मेरा अधूरा काम तुझे पूरा करना है। तो ये H आयन समझना, ये H आयन CO2 का अधूरा काम पूरा करते हैं। ये H आयन CO2 का अधूरा काम पूरा करते हैं, और समझ रहे हो, क्योंकि एसिडिक मीडियम होगा तो मजबूरी बस इस हीमोग्लोबिन को H आयन से जुड़ना होगा, जिसकी वजह से CO2 निकल जाती है इसके हाथ से, ठीक है, ब्रेकअप हो जाता है, मतलब दरार पड़ जाती है और HHB का फॉर्मेशन हो जाता है। काम सक्सेस भाई, CO2 का मिशन पूरा। CO2 को छोड़ना था, छोड़ दिया। 70% ऑक्सीजन इधर से आ गई, 23% ऑक्सीजन इधर से आ गई, बाद बाकी डिवीजन से आ गई। मजा आ गया टिश्यू को, तो नहीं आया क्या? ये तो चाहता था टिश्यू, जो टिश्यू चाहता था उसको मिल गया, पर ऑक्सीजन की मजबूरी थी, क्योंकि इलाका टिश्यू का था, यहां टिश्यू की चलेगी, इसलिए ही ऑक्सीजन ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया, हीमोग्लोबिन के संग ब्रेकअप हो गया इसका। समझ रहे हो? पर ऑक्सीजन जाते जाते कह के जाती है कि तेरा इलाका है, तेरी चलेगी, ठीक है,
कभी मेरा इलाका भी, मेरा भी समय आएगा, मेरा भी दौर आएगा जहां मेरी चलेगी। जब मेरा दौर आएगा चुन चुन के बदला लूंगी, चुन चुन के बदला लूंगी। अब वो चुन चुन के बदला कैसे लेगी, वो पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ पार्ट 2 में आएगा बेटा, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, समझ रहे हो? हाँ पार्ट 2, ठीक है। आज मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ाऊंगा पूरा प्रॉपर, ठीक है। और कल का दिन बच रहा है क्योंकि नया चैप्टर मैं स्टार्ट नहीं करना चाह रहा। नया चैप्टर मैं क्लास में आके स्टार्ट ही करूंगा, वहाँ स्पीड मेंटेन रहेगी, क्योंकि अभी कई बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, मजबूरी ये है, क्या करूं मैं, ठीक है। ओके, तो कल मैं इसको एंड कराऊंगा और कल मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। नया चैप्टर स्टार्ट करने की बजाय कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे कि थोड़ा सा आपको मतलब मज़ा आ जाए। चैप्टर कम से कम एक चैप्टर स्टार्ट कंप्लीट हो जाए, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मैं क्लास में आके स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो आप समझ में आया षड्यंत्र पार्ट 1 के अंदर, टिश्यू का षड्यंत्र। और षड्यंत्रकारी कौन है? CO2। CO2 ने एक षड्यंत्रकारी को और बनाया, वो कौन था? एचाइन। इसकी वजह से ये मैकेनिज्म हुई। बफर का काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन कर रहा है। अब बताओ क्लोराइड शिफ्ट क्यों होता है? क्लोराइड शिफ्ट को हैम्बर्गर फिनोमिनन बोलते हैं, मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए होता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब पार्ट 2, बदला पूरा। बदला कहां पर पूरा होगा? नियर द एल्वियोलाई। यहां आके बदला पूरा होगा, एल्वियोलाई। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलाई में बहुत ज्यादा होता है, 104 mmHg। इलाका किसका है? इलाका है एल्वियोलाई का। तो अब चुन चुन के बदला लेगी, कुछ भी नहीं है। जो मैंने पार्ट 1 में कराया था ना, बस पार्ट 2 में रिवर्स हो जाएगा। जैसे करण अर्जुन मूवी थी, देखा होगा, इंटरवल से पहले करण अर्जुन की डेथ हो जाती है। कुछ विलन होते हैं डेजर्ट रेगिस्तान के अंदर, घोड़ों पर बैठ करके करण अर्जुन को मार देते हैं उसकी माँ के सामने, ठीक है। तो माँ कहती है कि करण अर्जुन को दोबारा आना पड़ेगा, ये चीजें फिर से रिपीट होंगी, बदला पूरा होगा, तभी मेरे प्राण निकलेंगे। मेरे प्राण नहीं निकलेंगे, मंदिर के सामने घंटा बजाती रहती है बुढ़ापे तक। फिर से करण अर्जुन का तुरंत ही जन्म होता है कहीं, करण अर्जुन बड़े होते हैं, फिर करण अर्जुन वहीं आते हैं। अब सब कुछ उल्टा होगा। पहले विलन घोड़े पर थे और विलन के हाथ में तलवारें थी, सत अमरीशपुरी भी था उसके अंदर, ठीक है। फिर उल्टा हो गया, अब करण अर्जुन घोड़े पर है, उनके हाथ में तलवारें हैं, और विलन नीचे पड़े हुए हैं, बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है। और करण अर्जुन, ठीक है, विलन के ऊपर अटैक करते हैं, उनको मारते हैं, यानी बदला पूरा। तो वही रिवर्स होगी कहानी, सब कुछ वैसा ही होगा, पर चीजें उल्टी हो जाएंगी। अब देखो, अब उल्टी कैसे होंगी समझना। आरबीसी आ गई नियर द लंग्स, आरबीसी आ चुकी है। अभी रिएक्शन करके दिखाई थी ना मैंने आपको, रिएक्शन दिखाई थी मैंने, क्या कि यहां पर HbO2 था, फिर एरो बनाया था मैंने, और HbCO2 बनाया था, HbCO2, याद आ गया? सेम यही रिएक्शन थी। फिर यहां मैंने CO2 को एंटर कराया था, CO2 को H2O से जोड़ा था, और जोड़ करके मैंने H2CO3 बनाया था। तुरंत ही मैंने H2CO3 को तोड़ा था H आइन प्लस HCO3 आइन के अंदर। नीचे भी मैंने एक रिएक्शन दिखाई थी जहां पर HbO2 था और आगे बन रहा था HB। यही तो रिएक्शन थी सारी की सारी, पर सारे एरो ऐसे थे। अब मैं एरो को उल्टा कर दूंगा बस, और कुछ भी नहीं। एरो रिवर्स करूंगा, एरो रिवर्स करूंगा, एरो रिवर्स कर दूंगा, बस सारे एरो रिवर्स हो जाएंगे, सारे ही एरो रिवर्स हो जाएंगे, सारे एरो रिवर्स हो जाएंगे। इतना ही नहीं, यहां मैंने एक प्रोटीन दिखाई थी, आपको याद हो, एक प्रोटीन, याद हो, यहां पर बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकल रहे थे, HCO3 आयन बाहर निकल रहे थे, और ये आयन बाहर निकल करके सोडियम का हाथ पकड़ रहे थे। और NaHCO3 का निर्माण कर रहे थे, याद आ गया? अब उल्टा कर रहा हूं मैं, रिवर्स कर रहा हूं रिएक्शन को।
अब यहां पर NaSCO3 Na आयन में अलग हो गया और H बाइकार्बोनेट आयन में टूट गया, अलग हो गया। अब बाइकार्बोनेट आयन पहले बाहर निकल रहे थे, अब बाइकार्बोनेट आयन अंदर आएंगे, ये अंदर आएंगे। जब ये अंदर आएंगे तो क्लोराइड आयन बाहर चले जाएंगे। सब कुछ रिवर्स कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं कर रहा, ओनली रिवर्स। इसको रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, इसको रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। अब बताओ, कोई कुछ भी नहीं किया है मैंने, सिर्फ रिवर्स कर दिया है। सर ऐसा कैसे? अब देखो, अब समझाऊंगा। ऑक्सीजन चुन चुन के बदला लेगी। सबसे पहले ऑक्सीजन आई, ये आई, कितना परसेंट ऑक्सीजन आई? 23% ऑक्सीजन आई, अंदर गई, सीधा जाकर के H2O को किक देगी, तू बाहर निकल, क्योंकि बदला पूरा करना है मुझे। पहले CO2 ने ऑक्सीजन को किक दी थी, इस बार ऑक्सीजन CO2 को किक देगी, CO2 बाहर, बदला पूरा, 23% बदला पूरा, और HbCO2 का फॉर्मेशन, SbO2 का फॉर्मेशन हो गया, CO2 बाहर निकल गई। अब बदला भी और भी पूरा करना है भाई। ऑक्सीजन आई, ये ऑक्सीजन अंदर जाएगी, जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाएगी H आयन को किक देगी कि भाई तू बाहर निकल, पिछली बार तूने किक दी थी ना, अब तुझे मैं किक दूंगी। H आयन बाहर, H आयन के बाहर निकलते ही बन जाएगा HbO2। H आयन को कौन निकाल रहा है? ऐसा लग रहा है HHB H आयन को निकाल रहा है। नो, HHB H आयन को निकालता तो पहले ही निकाल देता। जब ऑक्सीजन जुड़ती है हीमोग्लोबिन से तब H आयन निकलते हैं, यानी HbO2 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां पर HbO2, ये HbO2 ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। HbO2 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो H आयन को रिलीज करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो H आयन को रिलीज करेगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? रिलीज H आयन। जो H आयन को रिलीज कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, सिंपल सी बात, जो H आयन को रिलीज कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझे? हाँ, अनलोडिंग ऑफ CO2 नियर द एल्वुलाई। सर बफर का काम कौन करेगा? अब समझो, जो H आयन को न्यूट्रल कर रहा है, तो पिछली बार H आयन को हीमोग्लोबिन ने न्यूट्रल किया था। जैसे ही H आयन इकट्ठे होना चालू हो जाते हैं RBC के अंदर, तुरंत ही लंग्स के पास सोडियम बाइकार्बोनेट आयन टूटना चालू हो जाते हैं, सोडियम अलग ये अलग, और ये अंदर आना चालू हो जाते हैं, और ये अंदर आकर के H आयन से बाइंड करते हैं, यानी एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी एक्ट एज बफर। बफर कौन है? बफर वो है जो pH को न्यूट्रल करना जानता है, जो pH को न्यूट्रल करना जानता है वो बफर है, सिंपल सी बात। जो pH को न्यूट्रल करना जानता है वो बफर है। समझे? यहां तक कोई डाउट? भाई बता तो दो। अरे 23% यहां से आएगी, ठीक है, और 70% यहां से आएगी, 70, 80, 90, 93 हो गई। रिमेनिंग 7% डिफ्यूज होकर के आएगी। आप समझ रहे हो? यहां पर जो प्लाज्मा और आरबीसी की बताई है, के थ्रू बताई है मैंने, ठीक है। इसके अलावा भी ये तो मैंने टोटल बताई है, ठीक है। ये तो CO2 की बात चल रही है। CO2 कैसे कैसे आएगी? ये CO2 जो है, ऑक्सीजन ना लिखो तो तुम फिर कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ इसमें ऑक्सीजन की बात की ही नहीं है एनसीईआरटी ने। पर ध्यान रखो, जितनी CO2 जा रही है लगभग उतनी ऑक्सीजन जा रही है ना, तुम फिर कैलकुलेट करना चालू कर दोगे। ऑक्सीजन जा रही है, 23% CO2 को यहाँ रिलीज कर रही है। CO2 पर फोकस करो, ठीक है। और ये CO2 यहाँ से बाहर निकलेगी, 70% CO2 को यहाँ रिलीज कर रही है। रिएक्शन उल्टी होगी ना, HN गए, ये बाइंड किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, कार्बोनिक एनहाइड्रेस में रिएक्शन हुई,
और तुरंत ही CO2 बाहर निकलना चालू हो गई। तो 70% CO2 यहां से निकली, 23% CO2 यहां से निकली, 7% CO2 डिफ्यूज होकर के आ गई, क्योंकि परसेंटेज हमने CO2 की दिखाई है एनसीईआरटी ने, ऑक्सीजन की नहीं दिखाई। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? सिर्फ मैंने रिएक्शन को उल्टा कराया है। पहले CO2 बाहर, ऑक्सीजन बाहर निकल रही थी, CO2 निकाल रही थी, अब ऑक्सीजन निकाल रही है, CO2 बाहर निकल रही है। बदला पूरा हो रहा है। पहले एरो जिस डायरेक्शन में थे उसके अपोजिट कर दिया। पहले बाइकार्बोनेटाइन बाहर निकल रहे थे, अब बाइकार्बोनेटाइन अंदर आ रहे हैं। पहले हीमोग्लोबिन बफर का काम कर रहा था, इस बार बाइकार्बोनेटाइन बफर का काम कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि जब तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तब तक HI नहीं निकलेंगे, मतलब HbO2 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऑक्सीजन का बदला पूरा हुआ भाई, पार्ट 2 बदला पूरा। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट को हैम्बर्गर फिनोमिनन नहीं बोलते, सिर्फ क्लोराइड शिफ्ट को हैम्बर्गर फिनोमिनन बोलते हैं। एंडी इज गोइंग टू न्यूयॉर्क फॉर ऑर्गेनाइज इंडिया वेस्ट पाकिस्तान मैच। हाँ डेनिस बेटा, ये मैच और आएगा, ये फिर से बच्चे सब भूल जाएंगे, पर भूलना नहीं है अभी। आप समझ रहे हो, एनटीए के खिलाफ आवाज़ उठाने पड़ेगी तभी चीज़ें हो पाएंगी, नहीं तो ये फिर से रिपीट करेंगे, गलतियां फिर करेंगे। यस, एक आरबीसी के अंदर 218 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं, एक नहीं होता। तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है वो CO2 को कैरी नहीं करेगा, जो CO2 को कैरी करेगा वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा। आप समझ रहे हो ना? देखो एक बार में कोई एक ही बाइंड होगा, उस हीमोग्लोबिन से पहले ऑक्सीजन बाइंड थी, फिर CO2 बाइंड हुई, फिर CO2 बाइंड हुई तो ऑक्सीजन, समझ रहे? एक ही बाइंड करेंगे, एक ही हीमोग्लोबिन से एक बार में दोनों साथ साथ बाइंड नहीं कर सकते। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही बन जाए और कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन ही बन जाए, पॉसिबल नहीं है। या तो कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बनाएगा या ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि बाइंडिंग रिवर्सिबल है। आप समझ रहे हो, बाइंडिंग रिवर्सिबल है। अब बताओ कोई डाउट? हाँ, दोनों को कैरी करता है, यस। वही हीमोग्लोबिन बारी बारी दोनों को कैरी करता है, क्योंकि दोनों की बाइंडिंग रिवर्सिबल है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर एंटर कर जाती तो मामला बिगड़ जाता, क्योंकि वो परमानेंट बॉन्ड बना लेती हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, फिर किसी और की बाइंडिंग पॉसिबल ही नहीं थी, परमानेंट बॉन्ड बन जाने की वजह से। समझ गए ना मेरी बात? अब बताओ यहां तक कोई डाउट है? कोई भी क्वेश्चन पूछने, यहां से मुझे तुम्हारे कमेंट नहीं दिख पाते, पास ही से दिखते। BMS नो सर, यहां तक बताओ कोई डाउट? रियल लाइफ में पॉसिबल है यार, रियल लाइफ में ही तो होता है। समझ रहे हो? हाँ, बारी बारी से करेगा भाई। जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो CO2 से नहीं करेगा, जब CO2 से बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन से नहीं करेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है भाई, वहां पर ऑक्सीजन से, यहां पर देखो, वहां पर अभी टिश्यू के पास मैंने CO2 की बाइंडिंग दिखाई थी तो ऑक्सीजन बाहर निकल गई थी, यहां ऑक्सीजन की बाइंडिंग दिखाई है तो CO2 बाहर निकल गई है। दोनों एक साथ बाइंड नहीं कर सकते। समझ गए ना मेरी बात? सेम हीमोग्लोबिन से, पर एक आरबीसी में CO2 और ऑक्सीजन दोनों रह सकते हैं। समझ रहे हो? मानो ऐसे समझो, एक आरबीसी है, इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन के एक दो मॉलिक्यूल नहीं होते, मिलियंस मॉलिक्यूल होते हैं। एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के मिलियंस मॉलिक्यूल होते हैं। हर एक आरबीसी में मिलियंस मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन के। समझ रहे हो? यानी एक जिस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करेगी उससे CO2 नहीं करेगी, बस जिससे CO2 करेगी उससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं करेगी। यानी एक हीमोग्लोबिन से या तो ऑक्सीजन करेगा या CO2 करेगा, पर एक आरबीसी में ऑक्सीजन और CO2 दोनों बैठ सकते हैं।
यानी एक आरबीसी ऑक्सीजन और CO2 दोनों को लेके जा सकती है एक साथ, पर एक हीमोग्लोबिन किसी एक को ही लेके जाएगा, ऑक्सीजन या CO2 को, समझ रहे हो, एक बार में एक की बाइंडिंग होगी। पर आरबीसी में बहुत सारे हीमोग्लोबिन होते हैं तो दोनों बैठ सकते हैं। तभी तो बोला था मैंने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी होती है और CO2 भी होता है, ठीक है। अब बताओ कोई डाउट? क्लियर है, यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन आज नहीं कराऊंगा, कल करा दूंगा ये मैं, कल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अब एक एनसीईआरटी की लाइन है, उसको क्लियर करा दूं पहले मैं। जैसे मानो ये है CO2 प्लस H2O रिएक्शन ऐसे होगी, रिवर्सिबल दिखा दो, ठीक है। क्या बन जाएगा? H2CO3। फिर रिएक्शन क्या होगी? रिवर्सिबल होगी। फिर क्या बन जाएगा? HN प्लस HCO3N। ये तो रिएक्शन थी, रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही है, और रिवर्सिबल कराने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? Ca कार्बोनिक एनहाइड्रेज। Ca कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जब रिएक्शन ऐसे चलेगी तब भी Ca कार्बोनिक एनहाइड्रेज, Ca कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। तो Ca होता क्या है, यहां नोटेबल पॉइंट लिख देता हूं। Ca मतलब होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन RBC। स्मॉल अमाउंट ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी मिलता है और आरबीसी में भी मिलता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कोई डाउट? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट इन आरबीसी, स्मॉल अमाउंट आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगर मैं आपसे कहूं ये रिएक्शन ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे, ज्यादा ही बड़ा हो गया क्या? ये रिएक्शन ऐसे चल रही है और रिएक्शन ऐसे चल रही है। जब रिएक्शन ऐसे चल रही है तो यहां पर वो नीट में दे देगा ए, लिख देगा ए क्या है बताओ, ए क्या है। नीचे इसको लिख देगा बी, बी क्या है बताओ, समझ रहे हो। यानी ये इसको एयर को बता ए क्या है, कौन सी रिएक्शन चल रही है। आप बोलोगे ये रिएक्शन कहां चलती है, ये रिएक्शन चलती है ऐसे, रिएक्शन कहां चलेगी? टिश्यू के पास, नियर टिश्यू। ऐसे रिएक्शन चलेगी तो कहां चलेगी? लंग्स, समझ गए ना। और टिश्यू के पास चल रही है तो आप समझ में आ गया, टिश्यू के पास कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट, तो कर्व यहां पर राइट शिफ्ट होगा। बोर इफेक्ट होगा या हेल्डेन? बोर्स इफेक्ट होगा। एसोसिएशन होगा डिसोसिएशन? HbO2 बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं मात्र इस रिएक्शन के ऊपर। अगर लंग्स के अंदर बात करूं, लंग्स के पास क्या होगा? राइट शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। कौन सा इफेक्ट आएगा? बोर आएगा या हेल्डेन इफेक्ट आएगा, ठीक है। HbO2 एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन? HbO2 एसोसिएशन होगा। समझ गए ना मेरी बात। मात्र ए बी लिख करके इसी से 8-10 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं मात्र इस रिएक्शन से। आप समझ गए, जो एनसीईआरटी में दे रखी है। अब बताओ समझ में आई या नहीं आई? यहां तक मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए। अब छोटा सा टॉपिक बचा है रेगुलेशन, जो मैं कल कराऊंगा और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। नया चैप्टर मैं अभी नहीं उठा रहा, ठीक है, पहुंचने के बाद ही उठाऊंगा। समस्या एक ही आ रही है कि बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, सारे बच्चों के पास।
रीनीट होगा, बच्चा पूछ रहा है। तो मैंने बेटा प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है, पर अगर ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया, अच्छे लेवल पर बच्चों ने पहुंचा दिया, तो प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल है। बट समझ रहे हो ना, ये गवर्नमेंट का मतलब बड़ा मामला ऐसा टाइट है, ठीक है। ये लोग इतना अपनी गलतियों को इतनी आसानी से स्वीकारते नहीं है, तो कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा तो ही रीनीट हो सकता है, क्योंकि एक बार नीट कराने में बहुत खर्चा आता है, ठीक है। पर एविडेंस सारे के सारे हैं, अगर कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो रीनीट होने की प्रोबेबिलिटी है। जून में नहीं होगा, जुलाई लास्ट में जाकर के होगा, इतनी जल्दी तो नहीं होगा, ठीक है। फिर मामला सेशन लेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बच्चों से कहूँगा कि अपनी तैयारी, चाहे वो रीनीट देना हो या नहीं देना हो, जैसा भी हो जो कर रहे हैं, ठीक है, अपना तैयारी कंटिन्यू रखें, ठीक है। जिनको इस साल रीनीट हो जाता है तो भी, और नहीं होता है, ठीक है, और 640-30 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो अपनी तैयारी मेंटेन कर दो। नेक्स्ट ईयर ये घपला नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बार बार रिपीटेशन नहीं हो सकता इन चीज़ों का इतने बड़े पैमाने पर, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूल्स आएंगे इसको टाइट करने के लिए, ठीक है। चाहे वो एनटीए हो, बस मुझे लगता है कि एनटीए इस बार पेपर ना कराए, एनएमसी करा दे चलेगा, एनटीए ना कराए, ठीक है। तो उसमें बड़े बच्चों को मतलब ट्विटर और उन सब चीज़ों को, सोशल मीडिया यूज़ करके वहाँ तक बात पहुँचानी पड़ेगी, और कोर्ट में पिटीशन डालने पड़ेंगे, बहुत सारे केस डालने पड़ेंगे, तब जा कर के ये शायद दोबारा रीनीट या अगली साल सब चीज़ें नॉर्मलाइज हों, ठीक है, और करने पड़ेंगी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, इन क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन में एक साथ दे दिए सारे के सारे, कल क्वेश्चन नहीं दूंगा, कल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो रेगुलेशन और डिसऑर्डर वाले क्वेश्चन है उनको मत करना, वो कल कर लेना, और कल मैं और एडिशनल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए कराने वाला हूं, ठीक है। कल मैं प्रैक्टिस के लिए एडिशनल क्वेश्चन करा दूंगा, रेगुलेशन वाले क्वेश्चन अभी छोड़ दो। पर क्वेश्चन दे दिए मैंने एक साथ, लगभग 20 क्वेश्चन हैं होमवर्क के अंदर, 20 क्वेश्चन हैं, सभी को करने हैं। 20 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आप मैक्सिमम तो कर ही लोगे। लास्ट में आ गए, लास्ट वाले कुछ क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन के आसपास तुम कर लोगे, हाँ 15 क्वेश्चन के आसपास तुम कर लोगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस ठीक है छोड़ देना, कल मैं डिसऑर्डर वो करा दूंगा, उसके बाद करेंगे, ठीक है। कोई डाउट शाउट? तो थैंक यू बेटा, ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। कल मैं चैप्टर की कुछ प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है, ओके। और प्रैक्टिस जरूरी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत बेटर है, ठीक है। कुछ एक तो ये कराऊंगा, बचा हुआ पार्ट कराऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा स्टार्टिंग के पार्ट्स का, ठीक है। और ठीक है, और जब वहाँ क्लास पहली क्लास होगी तो एनसीईआरटी सारे के सारे लेकर के आना, एनसीईआरटी के बहाने हो सकता है मैं पूरा रिवीजन भी करा दूँ, हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, या नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा क्योंकि टाइम भी उतना ही है, नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, एक बार रिवीजन करा करके इसको क्विकली, और नया चैप्टर होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय। अब डाइवर्ट मत हो, एकदम फोकस करो, ठीक है। अब डाइवर्ट मत हो, क्योंकि टेंशन लेने से, डाइवर्जन से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। संडे का तो मुझे पता नहीं है, बट मंडे को क्लास है। हाँ 10 से ही चलेगी, ठीक है। ओके बाय बेटा, बाय।